हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय जिम में। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप टूल्स के बारे में। वह कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या वर्क होते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले मार्किंग एंड मेजरमेंट टूल्स के बारे में देखेंगे, और होल्डिंग टूल्स के बारे में देखेंगे, और स्टेकिंग टूल्स के बारे में देखेंगे, और कटिंग टूल्स के बारे में देखेंगे, प्लस कटिंग टूल एंड ड्रिल एंड allied टूल्स एंड थ्रेड कटिंग टूल्स एंड मिसलेनियस टूल्स के बारे में हम इससे नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अभी हम ओनली इस वीडियो के अंदर मार्किंग एंड मेजरमेंट टूल्स के बारे में और होल्डिंग टूल्स के बारे में और स्टिकिंग एंड कटिंग टूल्स के बारे में कुछ बेसिक पढ़ेंगे। आज देखते हैं, चलो देखते हैं। ड्रिल, अलाइड टूल्स और थ्रेड कटिंग टूल्स ये होते हैं। सबसे पहले हम मार्किंग एंड मेजरमेंटिंग टूल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला होता है स्टील स्केल। यह एक सीधा इस्पात ब्लेड का 300 mm या 150 mm की लंबाई होती है। इसकी 300 mm या 150 mm की इसकी लंबाई होती है। इस पर mm और सेंटीमीटर तथा इंचेस चिन्हित होते हैं, मतलब बने होते हैं। इस स्केल से हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं, mm में माप सकते हैं और इंचेस में माप सकते हैं। इसका उपयोग हम साइज को मापने या बीमाओं को चिन्हित निशान लगाने के लिए करते हैं। सबसे अच्छा पैमाना स्टेनलेस स्टील का रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? यह एक धातु के बने दस्ते से समकोण पर जुड़ा होता है, मतलब ये 90 के एंगल पर जुड़ा होता है। 90 के एंगल पर जुड़ा होता है। ऐसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, देखिए आप देखिए ये 90 के एंगल पर जुड़ा होता है। ये जो ब्लेड होता है इसका इस्पात ब्लेड होता है, यह हस्ती होती है इस्पात दस्ती। यह उच्च कोटि के इस्पात के ब्लेड से बना होता है। इस औजार का उपयोग दो संलग्न फलकों की वर्गता की जांच करने की सतह या समतल तथा किनारों के लंबवत रेखाएं खींचने में किया जाता है। मतलब इसका हम यूज करते हैं किसी भी, जैसे हमें कोई भी दीवार है या कोई भी हमें, जैसे हम बेड बनाते हैं और बहुत सारे कॉलम्स खड़े करते हैं लकड़ी के, ये जैसे एल टाइप में कोई हमें, जैसे एक ये वर्क पीस हो गया, इसके शेप में एक यूँ खड़ा करना है कोई ऑब्जेक्ट, तो हम इसको ऐसे लगा करके इसके वो देखेंगे, मतलब ये 90 के एंगल पे है कि नहीं है। ऑलमोस्ट ये हमें सबसे ज़्यादा यूज इसका 90 के एंगल पर सेट करने के लिए करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सरफेस गेज। सरफेस गेज यह ढलवा लोहे का बना होता है। इसका आधार बेस से जुड़ा रहता है और वर्टिकल तथा नर्लिंग नट द्वारा नियंत्रित यानी समायोजित होल्ड रहता है। यह वर्टिकल के स्तंभ पर जुड़ा रहता है। इसमें लगे स्क्राइबर से बना होता है। यह चिन्ह मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। इसमें लगे नट को चलाकर स्क्राइबर को स्तंभ के सापेक्ष वांछित कोण पर सेट करने के लिए या इसके होल्डर में इसके ऊपर या नीचे करके स्क्राइबर की ऊंचाई को समायोजित करने के लिए ढीला या कसा जा सकता है। बाद में आवश्यकता पड़ने पर इसे सेट भी किया सकता है, मतलब खोल भी सकते हैं और कस भी सकते हैं। सतह गेज, सरफेस गेज या सरफेस प्लेट पर रखे बी ब्लॉक में पकड़े हुए शाफ्ट के केंद्रों को स्थित लोकेट करने या वास्तविक सतहों जैसे सतह प्लेट या कोई अन्य से विभिन्न ऊंचाइयों पर तथा सीधी समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्टिकल प्लेनर टाइप्स और एक होता है यूनिवर्सल प्लेनर टाइप्स। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे सेंटर पंच के बारे में देखेंगे। सेंटर पंच होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र
पंच, ये हाई कार्बन का बना होता है, मतलब उच्च कार्बन का। इसका यूज हम बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को निशान लगाने, यानी वर्कपीस पर हम काम कर रहे हो तो उसे चिन्हित करने के लिए इसका यूज करते हैं, जिसका एक सिरा चिपटा तथा दूसरा सिरा नुकीला रहता है। मतलब एक सिरा चिपटा है ये वाला और एक सिरा नुकीला है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। एक आगे का सिरा इसका नुकीला रहता है। इनके चपटे सिरे पर हथौड़े से प्रहार किया जा सकता है। इसका जो चपटा सिरा है इस पर हम हथौड़े से प्रहार यानी स्ट्रिकिंग कर सकते हैं। इसके नुकीले सिरे कठोरीकृत या टेपरेट सतह होते हैं। इस नुकीले सिरे से कार्यखंड पर निशान लगाया जा सकता है। मतलब इसे हम यूं बनाएं तो यूं आगे से ये पैना होगा नुकीला, हो ऊपर से टेपर है, और इस पर हम हथौड़े का प्रहार करें हथौड़े का, यूं मारें तो यह आगे से किसी, ये वर्कपीस हो गया मान लो, तो हम वर्कपीस पर हमें मान लो इस पर चिन्ह लगाना है, वर्कपीस है तो जब हम हथौड़े से प्रहार करेंगे तो उस पर चिन्ह लग जाएगा। ऐसे हम इसको बना सकते हैं। ये एग्जाम में बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं 2-2 नंबर 3-3 नंबर में। इसकी लंबाई 100 mm से 125 mm तक होती है। केंद्र पंच के नुकीले सिरे के अंदर का कोण, केंद्र पंच के नुकीले सिरे के अंदर का कोण 60 या 90 होता है, जो ड्रिल औजार की स्थिति बनाने के लिए चौड़ा तथा गहरा चिन्ह बनाता है। जिसका कोण 60 होता है यह प्रिंग पंच या डॉट पंच के भी कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिवाइडर यानी विभाजक। तो इस विभाजक को हमने डिवाइडर को इसमें डायग्राम में दिखा रखा है आपको, देखिए ये हो गया स्प्रिंग, ये हो गया नट, ये इसे हम खोलें, अगर इसे हम खोलेंगे तो ये चौड़ेगा, मतलब इसका गैप जो दो इसकी रोडें हैं इनके बीच गैप हो जाएगा। अगर हम इसे कसेंगे तो इसका जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं, यह एक प्रकार का उपयोगी चिन्ह औजार है। इससे हम चिन्ह लगाते हैं किसी भी वर्कपीस पर। इसकी सहायता से धातु सतह पर वृत्त या चाप आराम से लगाया जा सकता है। स्पेस की जांच करने तथा अन्य रेखीय विमाओं को मापने के लिए, मतलब स्पेस की जांच करने के लिए तथा अन्य रेखीय विमाओं का मापन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यह स्प्रिंग टाइप या दृढ़ जोड़ प्रकार के हो सकते हैं। इसमें एक नरलिड या नट लगा रहता है, जो बोल्ट होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो बोल्ट और नट लगा रहता है। यह सरलता से खोला या कसा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ट्रेमल क्या होता है। ट्रेमल, इसका यह डायग्राम में मैंने आपको दिखा रखा है, ये देखिए स्क्राइबर हो गया, एक कैरियर हो गया, ये धरन हो गया यानी कॉलम, ये पंच केंद्र हो गया। इसका उपयोग बड़े सर्कल तथा चापों को खींचने के लिए करते हैं। यह वास्तव में एक धरन कंपास होता है, जिस स्थान पर विभाजक कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, जिस स्थान पर विभाजक यानी डिवाइडर कार्य करने पर असमर्थ हो जाता है वहाँ ट्रेम्पल का ही यूज किया जाता है। इसके निर्माण में मुख्य अंग धरन, कैरियर या दो भुजाएं होती हैं। ट्रेम्पल द्वारा खींचा वृत्त या छिद्र द्वारा वृत्त खींचना गया, मतलब दिखाया गया है। इसमें ट्रेम्पल द्वारा वृत्त खींच सकते हैं हम, और
और छिद्र द्वारा वृत्त खींच सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कैलिपर्स। कैलिपर्स देखते हैं। कैलिपर्स, इसकी सहायता से हम किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यानी वर्कपीस का हम इंटरनल डाया और एक्सटर्नल डाया तथा लंबाई को मापा जा सकता है आराम से। कैलिपर्स की सहायता से जॉब की माप लेकर उसकी भुजाओं के बीच की दूरी किसी अन्य उपयुक्त पैमाने पर पढ़ ली जा सकती है। यह कितने प्रकार का होता है? कैलिपर्स टाइप ऑफ प्रकार। यह फर्म दृढ़ जॉइंट कैलिपर्स होता है, फ्रेम जॉइंट कैलिपर्स होता है और एक स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स होता है। सबसे पहले देखेंगे हम फ्रेम जॉइंट कैलिपर्स। देखिए कैलिपर्स है, यह फ्रेम जॉइंट कैलिपर्स है। इसकी सहायता से हम आंतरिक दृढ़ जोड़ भी देख सकते हैं, मतलब कितना डाया अंदर का, और बाहर का भी डाया देख सकते हैं। देखो इससे है कि नहीं। इसका बेसिकली यही काम रहता है। इस प्रकार के कैलिपर सामान्यतः मापन कार्य के लिए यूज किए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, इनसाइड टाइप और आउटसाइड टाइप। आंतरिक दृढ़ जोड़ कैलिपर्स की सहायता से हम आंतरिक विमाओं को माप सकते हैं और बाह्य दृढ़ जोड़ की सहायता से हम बाह्य विमाओं को माप सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। इसकी सहायता से, इसमें बेसिकली डायग्राम देखिए, मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। डायग्राम देखिए, स्लिप्ड नट होता है इसमें, स्लिप्ड नट, और इसमें अभी स्लिप्ड नट होता है। इसके थ्रू हम बाह्य सूक्ष्म माप जो मतलब छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी माप करने के लिए हम स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स का यूज करते हैं। इनकी भुजाएं स्प्रिंग की सहायता से एक बिंदु पर जुड़ी रहती हैं। इसकी भुजाएं स्प्रिंग की सहायता से एक बिंदु पर जुड़ी रहती हैं। इन भुजाओं को स्लिप नट द्वारा आवश्यक दूरी के लिए फैलाया या नज़दीक किया जा सकता है। मतलब स्लिप नट के द्वारा हम इसकी मतलब जो चौड़ाई है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। खोलेंगे तो ज़्यादा होगी, अगर कसेंगे तो कम होगी। अब देखते हैं हम ट्रांसफर कैलिपर्स के बारे में। ट्रांसफर कैलिपर्स का बेसिकली वर्क क्या होता है? इसमें सतह पत्ती होती हैं, लॉक नट होते हैं और चल भुजा होती हैं जो चलती हैं, आगे पीछे मूव करती हैं, मतलब चलने का। ये ताला जोड़ कैलिपर्स लॉक जॉइंट कैलिपर्स भी कहलाता है। ट्रांसफर जॉइंट कैलिपर्स को हम लॉक जॉइंट कैलिपर्स भी कहते हैं। इनको किसी विशेष स्थिति में आंतरिक गुहा या तथा बाह्य उभार के मापन में उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा मतलब जैसे किसी बॉडी में आंतरिक कोई वो हो गया है, जैसे कि कोई बॉडी होती है, ऐसे हो जाता है, आंतरिक इंटरनल है, कोई फैक्ट है, जैसे हमने चोट मार दी किसी कुठिया, जैसे कोई चादर होती है, चादर की मान लो ये लेयर है, ठीक है, हमने यहाँ पे चोट मारा, ये अंदर बैठ गया, गड्ढे से पड़ जाते हैं ये बॉडी में, तो उसको मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उभार को तथा निचान को मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके द्वारा मापन लेते समय इसकी चल भुजा को उस पर लगी सहायता से पत्ती लॉक नट की सहायता से उसी स्थिति में कसा जा सकता है। ये आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं हम हार्मोफोडाइट कैलिपर्स। हार्मोफोडाइट कैलिपर्स देखिए ऐसे होते हैं। डायग्राम में देखिए, यह ऑड लैग कैलिपर्स या जेनी या लैग पॉइंट
कैलिपर्स भी कहते हैं। इसकी एक भुजा आंतरिक कैलिपर्स की भांति तथा दूसरी भुजा सीधी व नोकदार स्ट्रेट एंड पॉइंटेड होती है। यह वृत्ताकार कारेखंडों के केंद्रों को ज्ञात करने या जॉब के फलक के समानांतर रेखाएं खींचने तथा छिद्रों की किनार से दूरी लेने के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स यह एक बहुत ही उपयोगी मापन यंत्र है जो वर्नियर के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर पर कार्य करता है। यह यंत्र लंबाई, मोटाई, गहराई तथा व्यास तथा बाह्य व आंतरिक व्यास आदि मापने के लिए काम होता है। इसका यूज हम देखो, हमें ए पे मुख्य स्केल हो गया। देखिए ये कहाँ है डायग्राम में, देखिए ये हो गया। ए मतलब मुख्य स्केल, बी मतलब वर्नियर स्केल, सी चल जबड़ा, सी अचल जबड़ा और डी चल जबड़ा बाह्य व्यासों के नापने के लिए। डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं यहाँ पे, और कोई ऑब्जेक्ट वर्क पीस है जिससे हम उसका बाह्य माप रहे हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसकी सहायता से हम माइक्रोमीटर, यह पेच जोड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सूक्ष्म माप को मापने के लिए, मतलब छोटे से छोटे गोली जो बैरिंग्स में लगी होती हैं उनकी माप को मापने के लिए, छोटी से छोटी माप को मापने के लिए हम इसका माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। जिसे पेच स्क्रू गेज, पेच मापी मतलब स्क्रू गेज भी कहते हैं। माइक्रोमीटर को हम स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसकी सहायता से चौड़ाई, मोटाई तथा तार या छड़ का आंतरिक या व बाह्य व्यास आराम से माप सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, बाह्य माइक्रोमीटर और आंतरिक माइक्रोमीटर। बाह्य माइक्रोमीटर, देखिए डायग्राम मैंने देख रखा है, ये देखिए आप, मैं बताता हूँ इसकी कुछ डेफिनेशन। इसकी सहायता से छड़ का व्यास, ब्लॉक के दो समानांतर फलकों के बीच मोटाई, प्लेट चादर की मोटाई आदि माप सकती हैं। इसका मुख्य भाग इस्पात या मिश्र इस्पात का बना फ्रेम होता है, जिससे स्पेंडल व थिम्बल इस प्रकार जुड़े होते हैं कि थिम्बल को घुमाने पर स्पेंडल घूमता है। थिम्बल के सिरों पर आंतरिक चूड़ियाँ कटी रहती हैं तथा यह नट का कार्य करती हैं। इसी नट में स्पेंडल का पेंच वाला भाग चलता है। जब थिम्बल को घुमाया जाता है तो वह स्पेंडल के साथ निहाई की तरफ बढ़ती है अथवा उससे दूर हटती है। थिम्बल के बेवल भाग की परिधि मापन भागों में बढ़ती रहती है। फ्रेम के एक सिरे पर कठोरीकृत निहाई तथा दूसरे सिरे पर एक स्लीव लगी होती है, जिस पर मुख्य स्केल के मुख्य रूप में 1 mm या 1/2 mm के चिन्ह बने होते हैं। जिस वर्कपीस की माप लेनी होती है उसे निहाई तथा स्पेंडल के बीच रखकर स्लीव व थिम्बल के पाठ्यांकों ले लिए जाते हैं। यंत्र को लॉक नट द्वारा किसी भी स्थिति में कस सकते हैं। ये लॉक नट हो गया, ये चल स्पेंडल हो गया, ये स्थिर निहाई हो गया, ये मुख्य स्केल हो गया, ये स्लीव हो गया, ये थिम्बल हो गया, ये गोलीय पैमाना हो गया, ये जॉब हो गया,
ये फ्रेम हो गया, ये रैचेट स्टॉप हो गया, ये आधार हो गया। तो ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर का डायग्राम। अब देखेंगे हम आंतरिक मतलब इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर कैसा होता है देख लेते हैं। यह यंत्र भी पेच चूड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के छिद्रों का व्यास मापने के लिए किया जाता है। इसमें फ्रेम नहीं होता है, बल्कि थिम्बल के एक तरफ निहाई तथा दूसरी तरफ स्पिंडल या विस्तार छड़ रहती है। 16 में निम्न आंतरिक माइक्रोमीटर व विस्तार छड़ें दिखाई गई हैं। चित्र 16 में, चित्र डायग्राम नंबर 16 है नहीं, ये मतलब बुक में दे रखा है, बता रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। डेप्थ गेज। डेप्थ गेज क्या होता है, हम डेप्थ गेज देखते हैं। इसमें एक मूवेबल हेड होता है जो आधार के साथ धरन बीम के सहारे ऊपर नीचे खिसकता है। धरन पर ही मुख्य पैमाना बना रहता है और चल शीर्ष पर वर्नियर पैमाना लगा रहता है गहराई मापने के लिए तथा आधार के समतल सतह को छिद्र आदि की ऊपरी सतह पर रखा जाता है। इसके बाद धरन को नीचे कर सकते हैं उसकी निचली कोर के छिद्र की जांच करने के लिए सतह की स्पर्श कराते हैं। तब मुख्य पैमाने पर वर्नियर की सहायता से रीडिंग ले ली जाती है। यह वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं बता दूं, सबसे पहले देखिए, ये तो लॉक नट हो गया, दोनों लॉक नट हो गए, प्लस सूक्ष्म समर्जन पेच हो गया, चल शीर्ष हो गया, वर्नियर हो गया, मुख्य स्केल धरन हो गया, आधार हो गया, मापन फलक हो गया। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, तो हमें इसकी जांच करनी है हॉल की। ये स्केल हम इसे इतना खोलेंगे तो ये ढीला हो जाएगा, वहाँ से खोलेंगे तो नीचे करेंगे, इसकी जांच हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे ये मुख्य स्केल पे वर्नियर पैमाने पे, यहाँ पे इसकी जांच मुख्य स्केल पे हम यहाँ पे ले सकते हैं। देख सकते हैं कितना गहराई है इसकी। अब हम देखते हैं माइक्रोमीटर डेप्थ गेज। इसकी सहायता से भी हम वही काम है, सेम इसका काम है, सेम इसका भी काम है। यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसकी सहायता से छिद्रों, स्लॉट आदि की गहराई मापी जाती है। यह बाह्य माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक आधार पर एक माइक्रोमीटर लगा रहता है। इसमें फ्रेम व निहाई नहीं होती। विभिन्न पारसों में मापन के लिए परिवर्तनीय विस्तार छड़ का उपयोग होता है। तो ये भी, अब नेक्स्ट देखते हैं वर्नियर हाइट गेज। इसकी सहायता से हम किसी वर्कपीस की हाइट को मापते हैं। हम देखते हैं इसका उपयोग अवयवों की ऊंचाई मापने तथा जॉब का यथार्थ मार्किंग करने के लिए, मतलब इसके थ्रू हम किसी भी जॉब की ऊंचाई मापते हैं और उसकी मार्किंग करते हैं। इसके एक भारी आधार होता है, इसके नीचे एक बाहरी आधार होता है। इसकी निचली सतह समतल एवं परिष्कृत होती है। आधार पर एक ऊर्ध्वाधर धरन लगी रहती है जिस पर मुख्य पैमाना बना होता है। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल धरन जो स्लाइडर लगा रहता है जिस पर वर्नियर पैमाना लगा होता है। स्लाइडर पर मापन जबड़ा लगा होता है। इस पर लगे स्क्राइबर को एक क्लैंप द्वारा जॉब की स्थिति के अनुसार आगे खिसकाकर कस दिया जाता है। इसमें मुख्य पैमाने और वर्नियर की रीडिंग आराम से ऊंचाई को माप लिया जाता है। हम देखते हैं सरफेस प्लेट। यह होगी सरफेस प्लेट, जो इसका वो देखिए डायग्राम। ये कार्यरत सतह हो गया, वर्कपीस, ये रिसीव हो गया, ये हैंडल हो गया। अब हम देखते हैं जब यह जॉब पर चिन्हित करने, मापन यंत्रों के यथार्थ को मापन व परीक्षण करने तथा जॉब की सतहों की सत्यता की जांच करने के लिए
हम इसका यूज करते हैं। तो हम देखते हैं बी ब्लॉक और डायग्राम देखिए इसका। बी ब्लॉक का डायग्राम से होता है, ये क्लियर हो जाता है सब कुछ। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसी वीडियो आपको देता रहूं और मेरा मोटिवेशन बढ़ाता रहिए, जैसे कि मैं आपको समय समय पर ऐसी वीडियो देता रहूँगा। अब देखते हैं हम बी ब्लॉक। इसकी दो आमने सामने की सतहों पर बी खांचे स्लॉट कटे रहते हैं, इसके कारण ये बी ब्लॉक कहलाता है। ये ढलवा लोहे से बने एक आयताकार खंड होते हैं, जिसका उपयोग मार्किंग या छिद्र ड्रिलिंग के दौरान बेलनाकार वर्कपीसों को सहारा या पकड़ने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इससे आगे गेज क्या होते हैं। गेज उत्पाद की माप की जांच शीघ्रता से करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है उसकी माप, जैसे कि आप कंपनी में खड़े हैं, कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वर्क जो हमारा पार्ट बन के निकल रहा है उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए हम गेज का यूज़ करते हैं। अब आप ये थोड़ी ना लेंगे कि मतलब आपको प्रोडक्शन हो रहा है तो आप मशीन बंद करके तो प्रोडक्शन लेंगे, उसकी माप करेंगे तब जाके मशीन चलाएंगे, ऐसा नहीं। तुरंत प्रोडक्ट बन के निकला और तुरंत आपको शुद्धता है कि उसकी जांच करनी है। अगर माल ठीक बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें करेक्शन करना है, फिर दोबारा मशीन को चालू करना है। तो इसलिए हम गेज का यूज़ करते हैं। उत्पादन की माप की जांच करने के लिए शीघ्रता से यह विभिन्न प्रकार के गेजों का यूज करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के गेजों का यूज करते हैं, अर्थात गेज किसी भी उत्पाद का साइज या आकार सीधे जांचने की वे युक्तियां हैं जिसके द्वारा उत्पाद की वांछित उपयोगिता का आभास होता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ गेज, स्टैंडर्ड टाइप गेज होते हैं, लिमिट गेज होते हैं और स्क्रू पंच गेज होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्क्रू पंच गेज। इसकी सहायता से विभिन्न अवयवों पर काटी गई चूड़ियों के पिच मापा व जांचा जाता है। मतलब चूड़ियों के पिच को मापा जाता है और वह जांचते हैं। ये एक केस नुमा पत्ती के दोनों किनारों पर इस्पात की अनेक ब्लेड पत्तियों से बने होते हैं। इन पत्तियों के एक किनारे पर चूड़ियों के विभिन्न पिंच तथा आकार के खांचे कटे रहते हैं। ये गेज विभिन्न चूड़ियों के सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न चूड़ियों के प्रोफाइल के बने होते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट फिलर गेज। फिलर गेज क्या होता है? यह मोड़ कर फ्लॉड एक चाकू के रूप में रखा जाता है। फिलर गेज को हम मोड़कर एक चाकू के रूप में रख सकते हैं। इसके दोनों सिरों पर पत्तियों को सेट किया जाता है। देखिए दोनों सिरों पर पत्तियों को सेट किया गया है। इसको हम मोड़ देंगे इसकी साइड में, उधर की साइड में, तो हम चाकू की तरह इसे रख सकते हैं। और प्रत्येक पत्ती पर उसकी मोटाई लिखी रहती है, मतलब इसकी प्रत्येक पत्ती पर उसकी मोटाई लिखी रहती है। प्रत्येक सेट वाले फिलर गेज में पत्तियों की संख्या तथा उसकी मोटाई के पारस अलग अलग होते हैं। इनका उपयोग दो मिलान अंगों के बीच अवकाशों की जांच करने के लिए, मतलब दो सतह हैं जैसे, हम इसकी जांच करनी है कितना इसमें गैप का, मतलब कितना मोटा हमें पीस बनाना है। तो इसलिए हम इसको फंसा के देखेंगे, इसमें लगाएंगे, एक पत्ती लग गया, दो पत्ती लग गया, तीन पत्ती लग गया, तो उसी हिसाब से हम उसको गैप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम फिलर गेज का यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायर गेज। वायर गेज देखिए आप, वायर गेज देखिए ऐसा होता है वायर गेज। यह है वायर गेज। यह चपटे व वृत्ताकार आकार में बना होता है, जिसकी सहायता से तार का व्यास तथा चादर की मोटाई मापी जा सकती है। इनकी परिधि पर विभिन्न माप के 0 से 36 से 37 खांचे कटे रहते हैं। ये मानक गेज नंबर व्यक्त करते हैं। इन्हीं खांचों में चादर या तार को फंसाकर उसकी मोटाई या उसका व्यास को हम मापते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं होल्डिंग टूल। होल्डिंग टूल कैसे होते हैं? 22 होल्डिंग टूल्स होते हैं। 22 जॉब को एक स्थिति में पकड़ने व जकड़ने के लिए हम 22 का यूज़ करते हैं।
बाइस कैसी होती है, देखो बाइस ऐसी होती है, किसी भी लकड़ी के फ्रेम पर सेट होगी, हम किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वर्क पीस उसको हम फंसा दें तो उसे हम इसके थ्रू कस सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को करने के लिए हम बाइस का यूज करते हैं। निम्न प्रकार की बाइस होती हैं। बेंच बाइस होती हैं जो बेंच पर कसी रहती है, एक बोल्ट से यहाँ पे लगा दिया जाएगा, एक बोल्ट यहाँ पे लगा दिया, इसी के एक साइड में उधर की साइड में एक बोल्ट लगा दिया जाएगा। तो ऐसे बोल्ट लगा दिए जाएंगे, तो ऐसे बोल्ट लगा दिए जाएंगे, फिर सेट हो जाएगी। इस पर हम कोई भी वर्क पीस सेट कर सकते हैं इसके जबड़े में। इस बाइस का उपयोग अधिकतर कार्यों में किया जाता है। इसकी बॉडी ढलवा इस्पात की होती है, मतलब जो बना होता है इसकी बॉडी कास्ट स्टील की बनी रहती है, जिसके ऊपरी सिरों पर एक फिक्स जॉइंट होते हैं, फिक्स जॉब होते हैं, और साइडों और स्क्रू तथा बॉक्स नट व्यवस्था के द्वारा स्थिर जबड़े के खोखले भाग के अंदर अपनी बॉडी के साथ सरकने वाला चल इस्पात जबड़ा रहता है, जहां स्क्रू के हैंडल वाले सिरे पर कॉलर के द्वारा चल जबड़ा फंसा रहता है। इस बाइस को वर्क बेंच पर रखकर स्थिर जबड़े के आधार को मेज के साथ बोल्ट द्वारा फंसा कस दिया जाता है। चल जबड़ा तथा स्थिर जबड़ा दोनों के भीतर फलक पर कठोरीकृत इस्पात के प्लेट पेच की सहायता से लगा दी जाती है। बने हुए जॉब को बाइसों में पकड़ने के लिए जॉब की भीतरी फलक पर तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम की प्लेटें लगा दी जाती हैं, ताकि बाइस के जबड़ों को कसने पर जॉब को नुकसान होने से बचाया जा सके। मतलब ये पीतल की लेयर लगाई जा सकती है, जबकि हम जब कसें किसी भी वर्क पीस को तो उसकी लेयर ख़राब ना हो। अब देखते हैं हम लेग बाइस। ऐसे ही लेग बाइस उसका भी वही होता है, हैंड बाइस का भी वो रहता है। इसमें हम हैंड बाइस पकड़ कर, डायग्राम है हैंड बाइस में, यहाँ पे पकड़ कर हम किसी भी जॉब को पकड़ सकते हैं इसके अंदर, तो उसे हम ऊपर ऊपर काम कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं तुरंत ही। ऐसे ही बेंच बाइस, लेग बाइस है। यह औजार भारी कार्यों के लिए लोहारगिरी तथा फिटिंग शॉप में यूज किए जाते हैं। यह फोरहेड स्टील की बनी होती है। यह मजबूत और दृढ़ होती है। इसकी सहायता से जॉब पर चिपिंग सक्रिय आसानी से की जा सकती है। इस कार्य मेज कोच स्क्रू या बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है। इसे हम लेग बाइस कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्टिकिंग टूल। बॉल पेन हैमर होता है, क्रॉस पेन हैमर होता है, स्ट्रेट पेन हैमर होता है, सॉफ्ट हैमर। हम यहाँ देखते हैं बॉल पेन हैमर, मतलब किसी भी, जैसे हम देखते हैं ये डिफरेंट टाइप के हैमर्स होते हैं, जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सही से सेट करना है तो हम थोड़ा बहुत उसमें स्ट्राइक करके उसे सेट कर सकते हैं। सॉफ्ट हैमर के बारे में देखते हैं। सॉफ्ट हैमर कौन सा होता है? इस प्रकार के हथौड़ों के प्रहार से हम हेड लकड़ी, पीतल, तांबा, शीशा, रबर तथा प्लास्टिक के बने होते हैं। ये मृदु धातु के चादर पर प्रहार करने के लिए यूज होते हैं। अब देखते हैं कटिंग टूल्स एंड फाइल्स। सबसे पहले देखते हैं हॉक्सो धातु कट आरी। इसका मुख्य भाग एक इस्पात का फ्रेम होता है। जो इसका यह फ्रेम है यह इस्पात का बना होता है। मुख्य भाग इस्पात लोहे का बना रहता है। में पिन डालते हैं, हम इसे ब्लेड को अगर लगाना हो तो उसमें पिन डालें। ये स्टैंड होता है, ये पिन होता है, यहाँ ब्लेड होता है, ये कास्ट दस्ता होता है, मतलब इसे पकड़ने के लिए हैंडल होता है। ये विंग्स नट होता है। इसके एक सिरे पर लकड़ी का दस्ता, जिसे हम हाथ से पकड़ते हैं, दूसरे सिरे पर चूड़ीदार क्लिप के साथ विंग नट होता है। कटाई करने के लिए इसमें ब्लेड लगा रहता है। ब्लेड का एक सिरा हैंडल की तरफ तथा दूसरा सिरा चूड़ीदार धातु क्लिप के साथ फिट रहता है, ताकि विंग नट को घुमाकर हम ब्लेड को फ्रेम में कसा या ढीला किया जा सके। आरी का फ्रेम फिक्स टाइप या
एडजस्टेबल टाइप का हो सकता है। स्थिर प्रकार के फ्रेम में सदैव एक लंबाई का ब्लेड ही लगाया जाता है, जबकि समायोजन प्रकार के फ्रेम में विभिन्न प्रकार के ब्लेड लगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, छेनियाँ। यह धातु की कटाई या छीलने के लिए, मतलब किसी भी वर्कपीस की सतह को, मतलब किसी भी धातु की सतह को किसी धातु को काटने तथा उसकी सतह को छीलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इंग्लिश में उसे चेसिल्स बोलते हैं। छेनी की कटाई कोर की फोर्जिंग द्वारा खुरदरा बनाया जाता है। इसके बाद सही कोण पर घिस दिया जाता है। गर्म धातु काटने वाली छेनियाँ हॉट चेसिल्स तथा ठंडे धातु काटने वाली छेनियाँ कोल्ड चेसिल्स कहलाती हैं। छेनियाँ गर्म छेनियों का कटिंग एंगल 30 होता है, जबकि ठंडी छेनियों का कटिंग एंगल 60 रहता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ चेसिल्स देखेंगे हम। चेसिल देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप की चेसिल्स होती हैं। चपटी छेनी रहती है, कैप या क्रॉस कट छेनी होती है, हीरक बिंदु छेनी रहती है, ग्रूव या गोल नासिका छेनी रहती है, पार्श्व छेनी रहती है, गाउज या गोमुख छेनी रहती है। विभिन्न प्रकार की छेनी रहती हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एक टॉपिक और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, जिससे कि आप वीडियो को वॉच कर सकें। और हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आपके साथ की बहुत 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 ज़रूरत है। आप प्लस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेतियाँ यानी फाइल्स। देखते हैं हम इसका हम बेसिकली यूज क्या करते हैं। ये दस्ती औजार हैं जिनकी सहायता से जौ की सतहों को वंचित या इनकी सहायता से हम जौ की सतह को फिनिशिंग तथा चिकनापन, इसके थ्रू हम फिनिशिंग कर सकते हैं किसी भी जौ को और उसकी सतह को चिकना कर सकते हैं। यह फर्श द्वारा अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। ये फिटर्स जो लोग होते हैं, मतलब फिटर्स जो लैब होते हैं, फिटर्स लैब में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। इसको फोर्ज, अनिलीकरण, ग्राउंडिंग तथा बॉडी पर दांते बनाने के बाद रेतियों को कठोरीकृत तथा टेम्परेट किया जाता है। रेती का मुख्य भाग फेस, कोर या किनारा एजिड, हील्ड और टैग तथा हैंडल होते हैं, जो डायग्राम में दिखाए गए। मैं डायग्राम दिखा दूंगा आपको, इस वीडियो को डाल दूंगा इस वीडियो में। और बता दूं, टेलीग्राम मेरी आईडी ये है, टेलीग्राम आईडी है मेरी AKSHAY और SIR। टेलीग्राम पर जाएं, मैं आपको इसका PDF पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। अभी हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स, देखेंगे कितने प्रकार की रेतियाँ होती हैं। और मैं जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा आपके बाय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाओगे तो आपसे बेसिक नॉलेज पूछ ली जाती है। मान लो आपको फाइल्स का एंगल पूछ दिया, प्लस आपके बारे में कुछ भी पूछ देगा। वो हैमर होते हैं, कितने टाइप के हैमर होते हैं, कितने टाइप की रेतियाँ होती हैं, कितने टाइप के हथौड़े होते हैं, स्पैनर होते हैं। तो आप अगर आप पढ़े रहेंगे तो बता देंगे आराम से। प्लस अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो इसके थोड़ा और मॉडिफाई करके लाऊंगा। प्लस आपको हर एक वीडियो में मैं डायग्राम सहित समझाऊंगा। आपसे मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि प्लस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।